देख लेते हैं। हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? पढ़ाई लिखाई सब लोग की अच्छी चल रही है? तो हम आपको बताए थे जो आपको एक एक करके आपको एक टॉपर से मिलवाएंगे, ठीक है? तो ये टॉपर सीरीज एक तरह से चला रहे हैं, कहने का मतलब आपको टॉपर का गुण लाने के लिए, आप में टॉपर का गुण लाने के लिए आपको टॉपर से मिलवाएंगे, जिससे आप में टॉपर का गुण आए, आप भी क्या करें, एग्जाम में टॉपर का पद हासिल कर सके, ठीक है? जो आप में क्या कमी है वो देखिएगा। और ये बच्चे टॉपर 6 स्थान था बिहार में, 475 नंबर था, ठीक है? ज्योति कुमारी नाम है इसका। 475 नंबर था, बिहार टॉपर में 6 स्थान था, ठीक है? तो इनसे आप जानिएगा जो आप कैसे टॉप कर सकते हैं, कैसे क्या करेंगे, आपकी लिखावट कैसी होनी चाहिए, आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, आपको किसी भी विषय में पढ़ने के लिए स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए, आखिर हम किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएंगे किसी भी सब्जेक्ट में, जिससे क्या करे उसमें सफलता हासिल कर सके, ठीक है? तो आप जानिए इनसे, और अच्छा लगेगा, और कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका सोल्यूशन किया जाएगा, ठीक है? तो हम देते हैं माइक, और जानिए इनसे जो क्या क्या करना है। आप लोग भी जानिए, ऑफलाइन में कुछ बच्चे हैं तो वो भी जानेंगे जो आखिर टॉपर हम कैसे बने, ठीक है? इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आखिर टॉपर कैसे बना जाए डायरेक्ट, ठीक है? तो आप लोग जानिए, सभी बच्चे ऑफलाइन में भी जानेंगे और ऑनलाइन में भी जानेंगे, ठीक? तो लगा ली। हाँ बात ठीक है। तो ऐसे करके वैसे कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप लोग जान लीजिए मेरा परिचय। जैसा कि सर बताए हैं, मेरा नाम ज्योति कुमारी है और मैं 2020 में क्लास 10th की बिहार बोर्ड की 6 टॉपर हूँ। और अभी मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। ये मेरा परिचय हो गया। अब मतलब यहाँ मुझे इसलिए बुलाया गया है ताकि आप लोग को कुछ मैं अपने बारे में बता सकूं कि मैं जो टॉपर बनी थी तो कैसे मेरी क्या स्ट्रेटजी थी, मैंने कैसे पढ़ाई की थी, कितने घंटे पढ़ाई की थी, मैंने एग्जाम में कैसे लिखा, कैसे क्वेश्चन को डील किया, या और इसके अलावा जो भी आपके मन में जो भी क्वेश्चन है उसके बारे में हम बताना चाहेंगे। तो सबसे पहले कुछ ऐसा क्वेश्चन हम लेते हैं जो जनरली सबके मन में होता है कि पहले हम कैसे पढ़े, कैसे किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़े। तो देखिए, हम मेनली हम लोग का एग्जाम जो होता है वो 6 सब्जेक्ट का होता है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन हम लोग का जो मेरिट बनता है, मतलब नंबर जो जुड़ता है वो सिर्फ 5 सब्जेक्ट का जुड़ता है, इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है। तो मेनली हम लोग को 5 सब्जेक्ट को फोकस करके चलना है। सबसे पहले हम लोग मैथ के बारे में देखते हैं। देखिए, आप लोग के जो एग्जाम का ना सबसे मेन सब्जेक्ट कह सकते हैं मैथ। ये जो है ना बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप लोग 100 में 100 ला सकते हैं। और नॉर्मली ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात है कि 100 में 100 रेयर केस में आता है, बल्कि जनरली आपके कुछ में भी आ चुका है 100 में 100। तो बहुत बड़ी बात नहीं, आप लोग भी आसानी से 100 में 100 ला सकते हैं। वैसे मेरा 100 में 100 नहीं था, मेरा 97 ही था मैथ में, लेकिन आप लोग उससे ज्यादा ला सकते हैं। तो इसमें आसानी से आप लोग अगर थोड़ा-सा मेहनत करेंगे ना तो 95 प्लस बहुत ही आसानी से ला सकते हैं। तो इसके लिए आप मतलब हम कैसे पढ़े थे और आप लोगों को कैसे पढ़ना चाहिए ये देखते हैं। देखिए, मैथ जो है ना हम मेनली 2 मतलब बुक से बनाए थे। एक था एनसीईआरटी और एक था भारती वन। शायद आप लोग भी इन सब से बनाते ही होंगे। तो मैथ के लिए मेन तो सबसे पहले मेन होता है एनसीईआरटी।
एनसीईआरटी बुक जो होता है मैथ का, उसमें आप लोग को सारा मतलब एक-एक क्वेश्चन एग्जाम्पल से लेके उसका एक्सरसाइज जो दिया रहता है, उसका एक-एक क्वेश्चन बनाना चाहिए आपको। उसके बाद मान लीजिए कि आपका कोई एक चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके तुरंत बाद आप लोग के पास ऑब्जेक्टिव बुक होगा, तो उसका तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बनाइए। उसके बाद मतलब ऐसा आप लोग के पास तैयारी होना चाहिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, आप तुरंत उसके क्वेश्चन को बना सके। जैसे आप लोग फेयर करते ही होंगे, सर पढ़ाते होंगे तो फेयर करते होंगे, तो जैसे मतलब जब आपका चैप्टर खत्म हो जाए ना, तो उसको फेयर को लेके उल्टाइए और मतलब देखते रहिए कि कौन क्वेश्चन ऐसा है जो आप बहुत आसानी से बना सकते हो, और उसमें कोई-कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आप लोग आसानी से नहीं बना सकते, उसमें थोड़ा-सा दिक्कत होगा। तो एक बार क्या कीजिए, अपने फेयर की कॉपी जो होगा, उसमें एक बार देख लीजिए कि कैसे मतलब बनाया हुआ, फिर इसको कॉपी पलट दीजिए, उसको फिर आसानी से उसको क्वेश्चन को बनाइए। इसलिए हर क्वेश्चन को कीजिए जिसमें आप लोग को दिक्कत है। तो मैथ का ऐसा मतलब बहुत ही आसानी से आप लोग बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं मैथ में। और इसके बाद इसका मतलब एग्जाम में लिखना कैसे है इसके बारे में, तो जैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन बनाते होंगे तो उसका फॉर्मूला होता है मैथ में तो मेन फॉर्मूला होता है। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो तो मैथ का क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। तो मैथ में एक एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, एक एक याद रखिए। पहले अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद हो तो बहुत मतलब बहुत ही बुरी बात है। हम लोग को पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी क्वेश्चन बनेगा। तो फॉर्मूला सारा याद होना चाहिए। और जैसे आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो फॉर्मूला का यूज होता है, तो साइड में वो फॉर्मूला लिख दिया कीजिए कि कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज किए हैं, ये सब लिखना होता है। फिर आते हैं साइंस पे। देखिए साइंस के 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, इसमें जो मतलब एग्जाम होता है वो 80 नंबर का एग्जाम होता है, 20 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, आप लोग को पता होगा। तो 20 नंबर का प्रैक्टिकल होगा तो उसके लिए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, वो तो स्कूल की तरफ से नंबर दिया जाता है, उसमें आसानी से 18, 19, 20 नंबर मिल ही जाते हैं। वो तो सबके लिए, जो पढ़े तो भी ना पढ़े तो भी, वो सबको मिल ही जाते हैं। मेनली हमारे लिए 80 नंबर, वो जो पढ़ेगा उसको उसके लिए है 80 नंबर की, आप कितना पढ़ते हैं उसके बाद आपको नंबर मिलेगा। तो हम लोग को 80 नंबर पे फोकस करना है। तो देखिए फिजिक्स जो होता है ना, इसमें आप लोग ना मतलब अधिकतर क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसमें फिगर बनाना होता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश का परावर्तन पूछ रहा है, तो उसमें ऐसा नहीं दिया रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन लिखे और उसका फिगर भी बनाए, लेकिन उसमें ऐसा क्या है, वो उस क्वेश्चन में फिगर बन सकता है ना। मतलब भले ही क्वेश्चन डिमांड ना कर रहा हो लेकिन फिर भी फिगर तो बन ही सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। जिस क्वेश्चन में फिगर ना पूछे लेकिन फिगर बनाने का चांस है कि इसमें फिगर बन सकता है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, फिगर से समझाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आप फिगर बना दीजिएगा ना तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए जैसे फिजिक्स में है फिगर बना सकते हैं, केमिस्ट्री में आता है, तो केमिस्ट्री में जो होता है ना, जैसे अधिकतर रिएक्शन पढ़ना होता है, तो रिएक्शन जैसे कोई भी मान लीजिए उदासीनीकरण अभिक्रिया पूछ दिया, तो उसका ये नहीं लिखेगा कि इसका आप मतलब एग्जाम्पल दिया, कुछ भी नहीं भी लिखा, फिर भी आप उसका एग्जाम मतलब डिफिनीशन देके, लेकिन उसका एक साथ में एक रिएक्शन जरूर लिखे। कोई भी क्वेश्चन जिसमें रिएक्शन मगर मतलब हो रहा है कि हम लिख सकते हैं, तो उसमें रिएक्शन जरूर लिखे। फिर बायो में सबसे मेन होता है, इसमें भी फिगर ही मेन होता है, क्योंकि 5 नंबर में फिक्स है, फिगर पूछेगा ही पूछेगा। तो जितने भी हर चैप्टर में एक एक फिगर होता है जो पूछ सकता है एग्जाम में, तो सारे सारे फिगर को क्या करें हम लोग, अच्छे से बनाए, अच्छे से सारे फिगर को देखें। उसके बाद आते हैं सोशल साइंस में। देखिए सोशल साइंस में जो है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और आपदा, ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि सोशल साइंस जो होता है ना, वो थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट होता है, उसमें रटना पड़ता है, ये सब अधिकतर होता है। हम जब जिस टाइम हम पढ़ते थे उस टाइम हमको भी लगता था, और हो सकता है आप लोग को भी ऐसा लगता होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उसमें मतलब मान लीजिए कि आपको इसमें दिक्कत हो रहा है, अगर याद करने में दिक्कत हो रहा है तो बार बार रिविजन कीजिए, क्योंकि बार बार रिविजन कीजिएगा ना तो अपने आप याद होगा। किसी भी चीज को सिर्फ एक बार देखने से तो होगा ही नहीं, मतलब जो चीज जितना कम याद हो उसको उतना बार और याद कीजिए, तभी याद होगा। उसके बाद आते हैं संस्कृत में। देखिए संस्कृत में जो होता है वो हम लोग को बुक पढ़ना है और उसके साथ साथ ग्रामर पढ़ना है। बुक का नाम शायद पीयूषम है ना, पीयूषम। तो बुक बहुत ही अच्छा, मतलब आप लोग के जो सर पढ़ाते हैं वो भी बहुत अच्छा संस्कृत पढ़ाते हैं, हम भी देखे एक दो वीडियो। और आप लोग मतलब हो सकता है किसी किसी को संस्कृत पढ़ने में मजा ना आता हो,
लेकिन मत ये जो है ना ये भी बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें बहुत कम लिखिएगा और बहुत ज्यादा नंबर मिलेगा। जैसे मैथ में तो आपको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है तभी 100 में 100 मिलेगा। फिर साइंस में भी क्या है, लिखना ही पड़ता है, सोशल साइंस में भी लिखना ही पड़ता है। लेकिन संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ही कम लिखना है और नंबर जो है ना बहुत ही ज्यादा मिलता है। मतलब जैसे और सारे सब्जेक्ट जो है ना उसमें मैथ में तो आप जब एग्जाम देने जाइएगा तब सारा पेज भर जाएगा, ऐसा होगा कि पेज ही भर जाएगा, इसलिए आपको हिसाब से बनाना पड़ता है। लेकिन ये साइंस सोशल साइंस में कम से कम 10-12 पेज आप लिख लीजिएगा। लेकिन संस्कृत में ना बहुत 5 पेज लिखेगा वही काफी रहता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लिखना रहता है। जैसे इसमें 20 नंबर का जो है ना गद्यांश ही पूछता है। तो ये गद्यांश क्या है, इसमें क्या रहता है कि आपको एक पैराग्राफ दिया रहता है और आपको उसी में से खोज के आंसर लिखना होता है। ये तो सारे लोग बना ही लीजिएगा, इसमें कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत होती नहीं है। उसके बाद बुक का क्वेश्चन, जैसे आप लोग के बुक में जो होगा ना संस्कृत दिया होगा, तो हो सकता है किसी किसी को संस्कृत पढ़ने में भी दिक्कत हो रहा होगा, उसका अर्थ समझ में नहीं आता होगा। तो इसमें हम लोग को संस्कृत से कोई मतलब है, उसका बस अर्थ जानना। जैसे आप लोग के मतलब आप लोग के सर भी उसका अर्थ बताते हैं, तो आप लोग क्या कीजिए उसका अर्थ लिख लीजिए, जहाँ पे आप लोग को दिक्कत होगा उसका अर्थ लिख लीजिए। फिर जो जैसे मंगलम पाठ है तो उसमें बहुत सारे मंत्र दिए हैं, तो उसका भी अर्थ लिख लीजिए। सबका अर्थ लिख के और एक बार बस पढ़ लीजिए एकदम कहानी की तरह। आप लोग कोई कहानी पढ़ते तो याद रहता है ना, उसी तरह कहानी की तरह इसको पढ़ लीजिए ताकि वो याद रहेगा। और जब वो याद रहेगा ना तो इससे बस ऑब्जेक्टिव बुक से क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ऑब्जेक्टिव तो आपको सारा बन ही जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हिंदी में रहेगा, ऐसा थोड़ी कि संस्कृत में दिया रहेगा, हिंदी में रहेगा। और उस पर बुक से जो क्वेश्चन पूछता है ना वो भी हिंदी में ही पूछता है। ऐसा नहीं कि संस्कृत का, जैसे आप लोग संस्कृत का जो बुक का जो एक्सरसाइज बनाते होंगे तो उसमें संस्कृत में क्वेश्चन आंसर दिया रहता है, लेकिन आप लोग जब एग्जाम दीजिएगा ना तो उसमें मतलब संस्कृत में क्वेश्चन आंसर नहीं रहता बल्कि हिंदी में रहता है, आपको हिंदी में ही लिखना रहता है। तो वो भी बना सकते हैं। बस संस्कृत में रहता है कि आप लोग को एक पत्र लिखना रहता है, तो बस आप एक फॉर्मेट बना लीजिएगा, उसके हिसाब से जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा आप लोग कुछ चेंज करके लिख सकते हैं, या एक आवेदन पत्र रहेगा और इसमें एक अनुवाद रहता है, तो अनुवाद भी आप लोग बना ही सकते हैं। तो इसमें कुछ खास नहीं, और इसमें बहुत ही मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कम नंबर आता है, इसमें भी बहुत ज्यादा नंबर, जैसे 95, 96, 97 आसानी से इतना नंबर आ जाता है। जैसे जब हम थे ना अपने मतलब अपने टाइम में जब हम एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम हमको सबसे ज्यादा डर जो था ना, हमको संस्कृत में लगता था कि हमको कि मेरा सबसे मतलब शायद कम ना संस्कृत में नंबर आएगा। हमको लगता था कि पता नहीं मतलब सी भी हो पाएगा या नहीं, लेकिन फिर भी मेरा 96 आया था संस्कृत में। तो वो मतलब हम जो हमको जो था ना उस टाइम पर तो उतना अच्छा से संस्कृत में लिखने भी नहीं आता था। बस हम क्या कहते, जैसे आप लोग हिंदी में लिखते हैं ना उसी तरह हिंदी में लिख के थोड़ा सा हलंत बिंदु उंदु ये सब ऐसा करके थोड़ा सा मतलब सजा दिए थे कि हाँ लग रहा है कि संस्कृत में ये, और ज्यादा कुछ नहीं किए थे। हाँ ये था अनुवाद बनाने आता था हमको। बुक बहुत अच्छे से हम पढ़े थे कि बुक का सारा ऑब्जेक्टिव हम बना लेते थे, और जो भी क्वेश्चन आंसर जो था बुक का वो भी सारा बना लेते थे। बस ग्रामर में हमको थोड़ा बहुत दिक्कत था, लेकिन फिर भी वो मैनेज हो गया था। उसके बाद आते हैं हिंदी में। हिंदी में भी सेम है, आपको बुक और ग्रामर से पूछा जाएगा क्वेश्चन। तो हिंदी में जो है ना दो बुक है, एक गोधूली और एक वर्णिका। और मेनली जो क्वेश्चन है वो गोधूली से पूछता है, और वर्णिका से बहुत 5 चैप्टर तो कहानी है, एक बार पढ़ लीजिएगा जिंदगी भर याद रहेगा, उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये जो बुक जो है ना इसमें जैसे फर्स्ट बुक जो होगा गोधूली भाग 2, उसमें एक गद्य खंड का पार्ट है और एक काव्य खंड का। तो काव्य खंड में जो कवित्व वगैरह जो दिया होता है वो आप लोग को शायद किसी किसी कोई कोई कविता जो शुरुआती का 3-4 कविता जो उसका अर्थ समझ में नहीं आता, उसके बाद का कविता का अर्थ समझ में आ जाएगा, लेकिन शुरुआती का जो 3-4 कविता जैसे गुरु नानक की कविता है, रसखान की कविता है, घनानंद की जो कविता है उसका अर्थ समझने में दिक्कत होता है, क्योंकि वो लोग ब्रज भाषा अवधी भाषा ये सब भाषा में लिखे हुए हैं, हिंदी में लिखा हुआ नहीं हुआ। तो उस लोग को ना मेनली अर्थ जानना है, बस उसका अर्थ जान अर्थ याद हो जाएगा, नहीं कि उसको रट रट के अर्थ याद करना, बस 2-3 बार पढ़िएगा खुद ब खुद याद हो जाएगा, खुद समझ में आने लगेगा। तो जब अर्थ अगर याद हो जाएगा तो उसका सारा क्वेश्चन आंसर हो ऑब्जेक्टिव हो कुछ बन सकता है। तो हिंदी बहुत ही अच्छा मतलब बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, और ऐसा बोला जाता है कि साहित्य में जो है ना ज्यादा नंबर नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही गलत बात है। साहित्य में बहुत अच्छा मतलब अगर आप अच्छा लिख रहे हो तो जरूर आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि पहले के लोग बोला करते थे कि साहित्य में 60 से ज्यादा 60-70 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन हिंदी में आप तो क्या तो 95, 96, 97 आसानी से नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद इसका जो ग्रामर है, जैसे संस्कृत का ग्रामर थोड़ा सा होता है हार्ड, लेकिन हिंदी का जो ग्रामर है ना वो तो बहुत ही इजी है। हिंदी का ग्रामर कुछ खास नहीं, तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, वर्ण पढ़ते आ रहे हैं, संधि समास
संज्ञा, सर्वनाम ये सब तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, वही सब इसमें भी पढ़ना होता है, इसमें कुछ खास नहीं होता। इसका जो उपसर्ग, प्रत्यय वो भी बहुत ईज़ी है, जैसे संस्कृत का उपसर्ग भी ईज़ी होता है, लेकिन उसका प्रत्यय थोड़ा-सा हार्ड होता है, लेकिन हिंदी का प्रत्यय भी बहुत ईज़ी होता है। तो इसमें भी आप आसानी से बहुत ही अच्छा नंबर ला सकते हैं। अब देखिए, अब हो सकता है कि अब हम कैसे पढ़े थे? हम लोग के मन में होगा ना क्वेश्चन कि हम कैसे पढ़े थे आखिर? तो देखिए, हम जो थे ना, वो मेरी ना हम सिर्फ़ एक हिंदी जो है, हिंदी बस एक खुद से पढ़े थे, सेल्फ स्टडी किए थे। क्योंकि उस टाइम हमारे हम जहाँ पढ़ रहे थे, वहाँ हिंदी के टीचर अवेलेबल नहीं थे। बाकी जो मतलब चारों सब्जेक्ट जो है ना, वो हम पूरी तरह कोचिंग पे ही डिपेंड थे। मतलब ऐसा नहीं कि जैसे बहुत सारे टॉपर जो होते बोलते कि हम सेल्फ स्टडी किए थे, हमको कोई और टीचर पढ़ाए नहीं थे, ऐसा होता है ना बोलते, लेकिन हम बोल रहे हैं हम एक भी सब्जेक्ट मतलब ये चारों सब्जेक्ट का एक भी टॉपिक जो है ना खुद से नहीं पढ़े थे। हम लोग पूरी तरह कोचिंग पे डिपेंड थे, क्योंकि जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था वो पढ़ते थे, उसका टेस्ट लिया जाता था, टेस्ट देते थे। बस जो पढ़ाया जाता था उसी को बहुत अच्छे से मेहनत किए थे और कुछ नहीं। जैसे देखिए, टॉपर अगर आप लोग को बनना है तो सबसे उसमें मेन 2 चीज़ ज़रूरत होता है। सबसे पहला होता है गाइडेंस, कि आपको कैसा गाइडेंस मिल रहा है। और दूसरा होता है मेहनत। गाइडेंस कहने का मतलब कि आप जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ आपको कैसी पढ़ाई मिल रही है। तो इस बात की तो हम पूरी गारंटी देते हैं कि आप लोग के गाइडेंस में कोई कमी नहीं हो रही है यहाँ। बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है। आप लोग बहुत खुशकिस्मत है कि यहाँ पढ़ रहे हैं। बहुत ही अच्छे-अच्छे टीचर आप लोग को पढ़ा रहे हैं। तो गाइडेंस में कोई कमी नहीं है। अब दूसरी चीज़ आती है मेहनत, कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं। अगर मान लीजिए कि आपके मन में जो भी है कि हम टॉपर बनना चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो उसमें बस एक आप ही की गलती होगी कि आप मेहनत में कमी किए होंगे, क्योंकि गाइडेंस में कोई कमी नहीं हो रही है। तो अगर आप मेहनत में कमी कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको वो चीज़ ना मिल सके जो आप चाहते हैं। तो इसीलिए मेहनत में लग जाइए, कि आप लोग अभी से ही मन में सोचिए। जैसे ऐसा नहीं कि आप लोग जितने भी बच्चे बैठे होते हैं सबके मन में ये नहीं होगा कि हमको टॉपर ही बनना है। सबका अलग-अलग, सब अपने अनुसार, मतलब उनका क्या लेवल है वो अपने अनुसार वो डिसाइड करे। जैसे कुछ बच्चे के मन जो बहुत ही कमज़ोर होंगे उनके मन में होगा कि हमको सिर्फ पास हो जाए, यही बहुत बड़ी बात है। फिर उनसे कुछ ठीक होंगे तो वो चाहते हैं कि कम से कम फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, कम से कम जो पैसा लगा है वो 10,000 मिल जाए। हो गए बहुत बच्चे, लेकिन उससे अच्छे अगर बच्चे होंगे, थोड़े से अच्छे, तो चाहेंगे कि 400 प्लस नंबर है। उससे भी अच्छे बच्चे होंगे तो चाहेंगे कि मेरा मतलब 450 प्लस है। और उससे भी ज़्यादा अगर अच्छे बच्चे होंगे, जो क्लास के सबसे अच्छे बच्चे होंगे, सबसे तेज़ पढ़ने वाले होंगे, वो चाहते होंगे कि हम टॉपर हों। क्योंकि क्लास में टॉपर है तो वो हमेशा, मतलब देखिए, सबसे टॉपर की पहली आदत होती है कि वो क्लास में टॉपर होता है। और जब वो क्लास में टॉपर होता है तो उसके अंदर ये भावना होती है कि हम हमेशा आगे ही रहें। जो पीछे रहता है उसके मन में कभी ये भावना है कि हम आगे रहें। लेकिन जो हमेशा आगे रहता है वो चाहता है कि हम हमेशा आगे रहें। उसके मन में होगा कि हम टॉप करें। टॉप करने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए? जैसे कितने घंटे पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, ये सब क्वेश्चन होगा। जैसे बहुत सारे लोग के मन में होता है कि आखिर मतलब कितने घंटे पढ़ने चाहिए? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए? देखिए, बहुत सारे टॉपर आप लोग देखे ही होंगे यूट्यूब पे, तो मतलब कोई कमी नहीं है इंटरव्यू की, टॉपर के इंटरव्यू की। तो उसमें बहुत सारे टॉपर बोलते हैं 14 घंटे, 15 घंटे, ऐसा बोलते होंगे ना? आप लोग सुने होंगे, तो आप लोग सुन के ये सोचते होंगे कि उतने घंटे हम लोग के बस की बात नहीं है पढ़ना। आप ही लोग सोचिए, मतलब पढ़ सकते हैं उतने घंटे? कौन-कौन है जो पढ़ सकते हैं उतने घंटे? देखिए, ऐसा सच में नहीं है कि मतलब टॉपर जो होते हैं ना वो सच में 14-15 घंटे पढ़ते हैं। हाँ, कुछ टाइम के लिए पढ़ते हैं, ये नहीं कि मतलब हमेशा ही नहीं 14-15 घंटे पढ़ते हैं। जैसे हम बताते हैं, जैसे आप लोग का भी शुरुआती है, तो शुरुआती में बस 6-7 घंटे पढ़िए। हम बिल्कुल भी मतलब एकदम कैमरा के सामने बोल रहे हैं कि 6-7 घंटे पढ़िए, और झूठ नहीं बोले, हम भी इतने ही घंटे पढ़े थे। अभी आप लोग का शुरुआती टाइम है ना, तो 6-7 घंटे भी काफ़ी है। लेकिन ये 6-7 घंटे जो है ना सिर्फ़ पढ़ाई में होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ़ किताब निकाल के बैठे हुए हैं, दिमाग जो है कहीं और चल रहा है, तो उसको पढ़ाई बोलेंगे? नहीं ना बोलेंगे। वैसे तो हम लोग क्या 20 घंटे भी पुरा लेंगे, किताब निकाल के बैठे रहेंगे, और वैसे तो 20 घंटे भी लग जाएँगे, लेकिन वो पढ़ाई थोड़ी ना हुआ। तो 6-7 घंटे ही पढ़िए, लेकिन एकदम कॉन्संट्रेट होके पढ़िए। एकदम दिमाग जो है पढ़ाई में होना चाहिए।
जैसे मतलब 14-15 घंटे पढ़ना कोई आसान बात थोड़ी ना है। खुद ही सोचिए कि कोई इंसान कैसे 14-15 घंटे पढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं, हम भी जैसे किसी मतलब जब मेरा एग्जाम नजदीक था उस टाइम पढ़ा करते थे 14-15 घंटे, जैसे दिसंबर जनवरी इस टाइम जो है ना उस टाइम। लेकिन वो बेटा एक दिन 14-15 घंटे पढ़ते थे तो कल होके पूरे दिन सोते थे, ऐसा पढ़ाई होता था। आप ही सोचिए एवरेज मिला के तो उतना ही हो जाता है ना, 2 दिन का तो एवरेज उतना ही ना हो गया। तो इसलिए 6-7 घंटे काफी है। अगर मान लीजिए कि कोई अच्छे मतलब ऐसे बच्चे जो एकदम फ्री है, जिनके पास घर पे कोई काम नहीं, सिर्फ उनको मतलब उनके फैमिली जो है सिर्फ उनको काम के लिए मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए छोड़े हुए कि आपको कोई काम नहीं करना, बस आपको पढ़ना है, तो वो थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, 8-9 घंटे कर सकते हैं। 8-9 घंटे भी आप पढ़ सकते हैं, ये बहुत ज्यादा नहीं है, इतना तो पढ़ ही सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए जो एवरेज स्टूडेंट है, जो चाहते हैं कि हम सिर्फ 400 नंबर लिया या 300 नंबर लिया, तो उनके लिए 5 घंटे काफी है, अभी इतना ही पढ़िए। लेकिन जैसे-जैसे फिर एग्जाम नजदीक आते जाए तो उस टाइम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 10 घंटे, 12 घंटे से कर सकते हैं। लेकिन फिर बहुत ज्यादा बोलिए कि 20 घंटे पढ़े तो वो आप लोग के बस की बात है ही नहीं। आप लोग के बस की बात नहीं, कोई भी इंसान रोज 20 घंटे पढ़ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो कम से कम कोई इंसान 8 घंटे सोएगा भी तो। और 8 घंटे मतलब और एक और चीज, नींद भी जरूरी है। कम से कम 8 घंटे तो आप लोग रोज सोइए। या ऐसा नहीं कि 10 घंटे भी नहीं सोना है, 8 घंटा ही काफ़ी है, उससे ज़्यादा भी नहीं करना है। 8 घंटा कम से कम आप लोग सोइएगा, अच्छे से नींद लीजिएगा ना, तभी आप लोग का माइंड फ्रेश रहेगा, तभी अच्छे से आप लोग पढ़ सकते हैं। क्योंकि मान लीजिए पढ़ने के लिए बैठे हैं, नींद ही पूरा नहीं हुआ है, तो आधा पढ़ाई हो रहा है, आधा नींद ही हो रहा है, तो उसमें पता ही नहीं चला कि पढ़ रहे हैं या नींद ले रहे हैं, कोई पता ही नहीं, दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा है। तो कोई एक काम कीजिए, या तो पढ़िए या तो सोइए, कोई एक काम होना चाहिए। उसके बाद है कि आखिर आंसर राइटिंग कैसा होना चाहिए, कि मतलब लिखने का तरीका क्या होना चाहिए, सारा क्वेश्चन होगा। जैसे मान लीजिए कि आप लोग जो एग्जाम देंगे तो वहाँ पे जो एग्जामिनर होगा, जो आप लोग का कॉपी चेक करेगा, उसको ये थोड़ी ना पता कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता। तो मतलब उसको इससे थोड़ी मतलब कि आपको सब कुछ याद है, उसको तो बस कॉपी मिलेगा, वो कॉपी में देखेगा कि ना आपको क्या आता है क्या नहीं। तो आपका जो प्रेजेंटेशन वहाँ एग्जाम में जो करेगा वो कॉपी करेगा, आपका लिखावट करेगा, आप जो आंसर लिखेंगे वो होगा, ना कि आपको कितना आता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको मतलब देखिए, जैसे वहाँ पे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव ये सब तो आप लोग को पता है कि आप लोग को 200 नंबर का मतलब 100 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन क्वेश्चन जो होता है वो 200 नंबर का पूछता है। और बहुत ही अच्छा है कि आप लोग के पास बहुत ही ज्यादा मतलब ये है कि आप लोग बहुत अच्छा नंबर ला सकते हो, क्योंकि आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है और बनाना कितना है, तो सिर्फ 50 ही बनाना है। मेरे टाइम में ऐसा नहीं था, मेरे टाइम में था कि 60 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता था और बनाना उसमें 50 रहता था। लेकिन आप लोग को तो सीधा दुगुना है, मतलब 100 ऑब्जेक्टिव है और बनाना कितना है, तो 50। तो कोई भी अगर आप लोग आधा सिलेबस भी सोचे तो करिएगा तो आसानी से 50 ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ऑब्जेक्टिव तो किसी भी हालत में एक भी गलत नहीं होना चाहिए। 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही होना चाहिए। अगर मान लीजिए आप लोग जितना ऑब्जेक्टिव गलत कर रहे हैं, सोचिए आपका उतना नंबर कम हो रहा है, उतना आप लोग पीछे जा रहे हैं। टॉपर बनने की जो रणनीति है, आप लोग के मन में जो भी ख्वाहिश है टॉपर बनने की, आप लोग उतना कदम पीछे जा रहे हैं अपने ख्वाहिश से। तो सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव पूरा सही होना चाहिए। ये 50 ऑब्जेक्टिव किसी भी हालत में गलत नहीं होना चाहिए। कभी किसी-किसी अब है तो हम लोग इंसान है, तो किसी-किसी सब्जेक्ट में हो सकता है रेयरली 1-2 ऑब्जेक्टिव गलत हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं कि रोज़ सारे सब्जेक्ट में गलत करके आना है। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा कि आप लोग एग्ज़ाम में सारा ऑब्जेक्टिव सही करके आए। तो उसके लिए आप लोग को जो है अभी से ही तैयारी करना पड़ेगा। अभी से ही आप लोग क्या कीजिए, एक ओएमआर शीट ले लीजिए, उसके बाद एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए। जो भी आपको जो भी चैप्टर जो है, जैसे यहाँ जो भी चैप्टर पढ़ाई हो जाता है, उसको ओएमआर शीट लेके उसमें खुद से बनाइए और आंसर नहीं देखिए, पहले खुद से उसको सॉल्व कीजिए, बनाइए और उसके बाद उसका खुद से आंसर चेक कीजिए। अब ऐसा नहीं है कि हम पूरी तरह कोचिंग पे ही डिपेंड हो जाएंगे कि कोचिंग में सर को टेस्ट लेंगे तो हम टेस्ट देंगे, सब ऐसा नहीं करना है। खुद से तो अगर मतलब जैसे आप लोग को नॉर्मली इतने सारे जो स्टूडेंट है, इसमें से आगे बढ़ना है, सबसे अच्छा नंबर लाना है, तो उसके लिए तो आपको अलग से भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। अलग से कुछ नहीं कीजिएगा तो कैसे, जैसे जो सारे स्टूडेंट है उसी में आप रह जाएगा। इसमें कुछ खास बनना है तो कुछ खास तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए मतलब खुद से क्या कीजिए, एक ओएमआर मतलब शीट ले लीजिए और एक ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए और जो चैप्टर पढ़ाई होते जाए उसका एक खुद से बनाते जाइए, क्वेश्चन सारा क्वेश्चन बनाते जाइए और खुद से चेक कीजिए। ऐसा नहीं कि कोचिंग में टेस्ट होगा तब, खुद से चेक कीजिए और उसके बाद एनालाइज कीजिए कि कौन सा गलत हुआ, किस कारण गलत हुआ, कैसे गलत हुआ। अगली बार फिर वो कोशिश कीजिए, अगली बार वो क्वेश्चन गलत ना हो पाए। तो बार बार टेस्ट दीजिए, खुद से टेस्ट दीजिए। यहाँ कोचिंग में भी आपका टेस्ट होता ही है, और बार बार जितना हो सके ना उतना टेस्ट दीजिए, क्योंकि मेनली जो है ना टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
जैसे हम जो टॉपर किए तो हम जो मानते हैं ना कि मतलब मेरे टॉपर करने में जो योगदान है ना टेस्ट का बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा टेस्ट दिए थे। मतलब हम जहाँ पढ़ रहे थे बहुत ही ज़्यादा टेस्ट लिया गया था हर चैप्टर का। उसके बाद खुद भी हम देते थे, घर पे भी खुद भी बनाते, जैसे बहुत सारा मॉडल पेपर हम लेके आए हुए थे, खुद भी घर पे भी बनाते थे। खुद उसके बाद खुद से बना के अपना चेक करवा लेते थे। इसी तरह आप लोग सब्जेक्टिव का भी बनाइए, जैसे आप खुद से ही जैसे कोई भी चैप्टर हो गया है पढ़ाई, खुद से एक दिन बैठिए जब आप फ्री है तो मतलब 10 क्वेश्चन लिख लीजिए खुद से, मतलब कॉपी बंद करके उसके बाद खुद से उसका आंसर लिखिए। और आपको लगता है कि हम सही से चेक नहीं कर पाते तो यहाँ सर को ले आइए, मतलब यहाँ क्वेश्चन आंसर ले आइए, उसके बाद सर से चेक करवा लीजिए, 2 मिनट लगेगा, सर चेक कर देंगे। तो ये सब काम आप लोग को खुद करना पड़ेगा तभी होगा। देखिए ऑब्जेक्टिव जो आप लोग बनाइएगा ना एग्जाम में, तो सबसे पहले मतलब ऐसा ऑब्जेक्टिव बनाइएगा जैसे आप लोग के पास तो इच्छा है कि 100 क्वेश्चन है उसमें 50 ही बनाना है, तो सबसे पहले आप लोग पढ़िएगा और उसमें ऐसा क्वेश्चन, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसको आप लोग को लगेगा कि इसका क्वेश्चन तो मतलब क्वेश्चन पढ़िएगा और जबान पे आ जाएगा उसके आंसर। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है, तो पहले मतलब बहुत ऐसा नहीं कि बहुत खुश होके कि हमको ये सारा आंसर आता है, बहुत खुश होके हड़बड़ी में बना लीजिएगा, तो उसमें बहुत सारा गलती हो जाता है। एकदम दिमाग को आराम से स्थिर करके उसके बाद बनाना है। और जो क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि इसका आंसर पक्का यही होगा, तो पहले उसको ओएमआर में भरिए। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड में ऐसे क्वेश्चन को मतलब करिए जिसमें लगता होगा कि मतलब थोड़ा-सा आंसर आता भी है और थोड़ा-सा डाउट भी है कि सच में यही होगा। तो पहले उसमें पहले ऐसा क्वेश्चन कर लीजिएगा जिसमें कन्फर्म है, एकदम कन्फर्म है कि ऐसा क्वेश्चन इसका आंसर यही होगा। उसके बाद अगर दूसरे राउंड में मतलब थोड़ा-सा है डाउट, फिर भी सोच समझ के कीजिएगा कि कौन-सा है, कौन-सा नहीं है। तो मतलब अगर सही से पढ़िएगा ना तो आसानी से 100 में 50 बनाना बहुत ही आसानी से आप लोग 50 बना सकते हैं। इसमें 50 से ज़्यादा ही क्वेश्चन होगा जो आप लोग बना सकते हैं। बस मेहनत कीजिएगा, यहाँ टेस्ट दीजिएगा, बहुत सारा मतलब मेहनत कीजिएगा तो आराम से बन सकता है। उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव पे, ताकि सब्जेक्टिव को कैसे बनाना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपकी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको ही अगर मान लीजिए 2 कॉपी दिया जाए जिसका मतलब जो लिखा हुआ बहुत ही सुंदर से, और एक कॉपी जो है थोड़ा-सा पूरा काट-कूट करके है, तो आप लोग को कौन-सा कॉपी देखने में मज़ा आएगा? जो सुंदर से लिखा हुआ वही कॉपी देखने में मज़ा आएगा ना। तो उसी तरह एग्ज़ामिनर भी होता है कि उसको जो कॉपी मतलब अच्छे से मतलब देखने में जो अच्छा लगता है पहले उसी को देखता है और उसी का आंसर पढ़ा जाता है। और जो मतलब जो सही से लिखता भी नहीं, मतलब बहुत सारे लोग ऐसे लिखते हैं ना जो खुद भी नहीं पढ़ पाते अपना राइटिंग, ऐसा होता है ना। तो ऐसा नहीं लिखना है, कम से कम ऐसा लिखना है कि कोई और दूसरा जो वो हमारे क्वेश्चन के आंसर को पढ़ सके। तो फिर अब राइटिंग तो आप कुछ नहीं कर सकते, अब तो जो इतने सालों में नहीं राइटिंग सुधार पाए तो अब इतने महीनों में तो ज़्यादा कोशिश मतलब ज़्यादा राइटिंग सुधर नहीं पाएगा। अब जो है उसी को अच्छा करना है। तो अगर मान लीजिए कि आप लोग में से किसी का राइटिंग उतना अच्छा नहीं है, तो कम से कम साफ-सुथरा लिखिए, ज़्यादा काट-कूट नहीं कीजिए। मतलब गलती हो भी जाए तो बस एक बार उसको कट करके छोड़ देना है और जितना हो सके उतना कम गलती करना है, एकदम साफ-सुथरा। जितना कॉपी सुंदर दिखने में लगेगा ना उतना ज़्यादा आप लोग को नंबर मिलेगा। उसके बाद लिखिएगा ना तो उसमें पेन का भी ब्लैक ब्लू पेन मिक्स करके लिख सकते हैं। जैसे आप लोग शेयर करते होंगे तो होता होगा ना कि टॉपिक जो होता है वो ब्लैक पेन से देते हैं, उसके बाद ब्लू से लिखते हैं, फिगर जो बनाते हैं पेंसिल से बनाते हैं, एकदम सुंदर से सजा के आप लोग शेयर करते हैं ना। तो उसी तरह कॉपी एग्जाम में जो कॉपी लिखना है वो क्या एकदम सुंदर से सजाना है, अब जितना सुंदर सजा सके उतना। वैसा नहीं कि मतलब बहुत सारा कलर लेके उसको फूल उल बना देना है, उतना अच्छा भी नहीं सजाना है, एक लिमिट में ही सजाना है। ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है, इसके अलावा और कोई पेन यूज नहीं करना है। इसी तरह इसके साथ और उसके बाद जो भी फिगर बनाएँगे वो पेंसिल से बनाना चाहिए, ना कि मतलब बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पेन से ही फिगर बना देते हैं, लेकिन वैसा नहीं करना। फिगर जो बनाएँगे वो पेंसिल से बनाना है। और वैसे आप लोग लिखते हैं ना, मतलब जैसे हेडलाइन देते हैं ब्लू से, उसी तरह हेडलाइन सॉरी ब्लैक से दीजिए और जो आंसर लिखते हो ब्लू से, उसी तरह ब्लू ब्लैक मिक्स करके लिखेंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा दिखने में, और जितना सुंदर लगेगा दिखने में उतना ज़्यादा आप लोग को नंबर मिलेगा। उसके बाद हो सके तो डायग्राम वगैरह बना दिया कीजिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए कि कोई-कोई क्वेश्चन है तो जैसे पूछा कि प्रकार, तो प्रकार में रहता है ना कि हम लोग किसी भी चीज़ का प्रकार पूछा जाता है तो जैसे ऐसे करके लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ का प्रकार है, तो ये सब डायग्राम वगैरह बना सकते हैं। तो ये सब डायग्राम वगैरह बना दीजिएगा ना, तो क्या होगा एग्ज़ामिनर को जो होगा ना बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। बस देख के उस जितना कम पढ़े और जितना ज़्यादा समझ में आ जाए ना उसके लिए उतना मतलब आप लोग के लिए जितना मतलब उतना ज़्यादा अच्छा है।
क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो एक कॉपी में बहुत ज्यादा टाइम देना नहीं चाहते, क्योंकि उसको क्या कॉपी के हिसाब से पैसा मिल जाता है, उस लोग को आप लोग के नंबर से थोड़ी ना मतलब है, उसको इतने पैसे से मतलब है। तो जितना जल्दी कॉपी चेक करे वो उतना अच्छा उसके लिए रहता है। तो इसीलिए मतलब जितना जितना कम टाइम में वो आपके मतलब जो लिखावट है उसको पढ़ सके, वो मतलब ऐसे करना है, आपको ऐसे लिखना है एग्जामिनर जो वो कॉपी आपके पढ़े, जो आंसर लिखे हैं उसको पढ़े। ऐसा नहीं करना कि एवरेज मार्किंग नहीं करना। जैसे अधिकतर जो नॉर्मली बच्चे लिखते हैं ना, तो एग्जामिनर भी क्या करता है, कॉपी चेक करता है, एवरेज मार्किंग देता है, हो गया, आंसर वगैरह पढ़ता होता नहीं है। लेकिन जब बहुत अच्छा लिखावट का कॉपी मिलेगा, बहुत ही सुंदर से आप लिखे होंगे, बहुत ही अच्छा आंसर होगा आपको, तो एग्जामिनर क्या होगा, आपके आंसर को पढ़ेगा। अगर बहुत अच्छा लिखेंगे तो आपको पूरा में पूरा नंबर भी दे सकता है। आपको आपको सोचना है कि आपको एवरेज नंबर चाहिए या बहुत अच्छा नंबर चाहिए। तो बहुत अच्छा नंबर चाहिए तो बहुत अच्छा तो लिखना भी पड़ेगा, तो इसीलिए ये सब करना है आपको। अब आप लोग पूछ सकते हैं जो आप लोगों को क्वेश्चन पूछना है। बच्चे सवाल पूछिए, खड़ा होके पूछ सकते। पूछिए। कॉन्फिडेंट होना चाहिए आप लोग के अंदर, कॉन्फिडेंस, तभी तो टॉपर बनिएगा। ऐसे कैसे टॉपर बनिएगा, जब क्वेश्चन पूछने में पीछे रहिएगा, अब एग्जाम में कैसे आगे रहिएगा। सकते हैं कोई चीज तो पूछिए। होगा आप लोग के मन में कोई क्वेश्चन, जैसे बहुत सारे वक्त नहीं आता उसको। ये ये क्वेश्चन तो हर किसी के मन में होगा कि मतलब रात में जैसे पढ़ने के लिए बैठे होंगे और नींद आ रहा होगा, तो आप लोग के साथ अधिकतर नींद आता होगा। मेरे साथ भी होता था, हमको भी बहुत नींद आता था। तो सबसे पहली बात तो हम पहले ही बताए नींद के बारे में कि कम से कम 8 घंटा आप लोग को रोज सोना है। कम से कम 8 घंटा सोइएगा। कम से कम बोले मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 8 घंटा काफी है। 7-8 घंटे, 1-2 घंटे कम भी कर लीजिएगा ना तो भी चलेगा। ऐसी उम्र है अभी हम लोग की, जो 1-2 घंटे कम पढ़ के मतलब सो के काम चला सकते, लेकिन फिर भी कम से कम रोज 8 घंटा सो लीजिए, इतना काफी है। और इतना तो हक बनता है ना, इतना मतलब खुशी तो मना सकते हैं। सोने में तो जो मजा है वो किसी और चीज करने में है नहीं, सबको पता है। इतना तो हक बनता है कि 8 घंटे सो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे पास कितने घंटे बचते हैं, 16 घंटे बचते हैं। देखिए 24 घंटे में 8 घंटे हम लोग सो ही लिए, तो बचा हम लोग के पास 16 घंटे। अब आप ही लोग सोचिए, जो टॉपर बोलते कि हम 16, 17, 20 घंटे पढ़ते, वो कैसे पढ़ते होंगे, आप ही लोग सोचिए। 16 का 16 घंटा पढ़ लेंगे तो बाकी काम कहाँ करेंगे, नहाएंगे कब, धोएंगे कब, उसके बाद खाना कब खाएंगे, ये सब काम भी तो चाहिए ना हम लोग के मन को। इसमें से मतलब मान लीजिए 10 घंटा आप लोग पढ़ाई के लिए निकाल लीजिए। 16 घंटे में से 10 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, 8 घंटा तो नींद के लिए हो ही गया। तो बच कितना गया, 6 घंटे में आपको जो करना है अपना कीजिए। 6 घंटे में जो करना है, खेलना है, कूदना है, टीवी देखना है, सीरियल देखना है, जो करना है अपना कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 10 घंटे क्या होना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए। और इनका क्वेश्चन था कि नींद नींद के बारे में, कि पढ़ने के टाइम में जो नींद आता है तो उसको कैसे कंट्रोल करें। तो वो आप अपना टाइम टेबल ऐसा बनाइए कि आपको जैसे तो रात में ही नींद आता होगा, दिन में तो उतना नींद नहीं आता होगा, रात में ही नींद आता होगा। तो जैसे मान लीजिए कि जिस टाइम में आपको नींद आता है ना, उस टाइम में मैथ सॉल्व कीजिए, क्योंकि जब आप लिख जाएंगे ना तो नींद नहीं आता। ये एक नींद की मतलब कमजोरी है कि जब आप लिखेंगे तो नींद नहीं आएगा। तो जब आपको नींद आ रहा है तो मैथ सॉल्व कीजिए, कुछ ऐसा जैसे या किसी और सब्जेक्ट में कुछ क्वेश्चन आंसर बनाना है, कुछ लिखने का काम कर लीजिए, तो नींद नहीं आएगा। और उसके बाद पहले सबसे पहले तो आपके अंदर ये होना चाहिए कि हमको टॉपर बनना है, क्योंकि अगर आपके मन में रहेगा ना कोई सपना तो नींद मतलब कमजोर हो जाएगा उसकी जगह। अब आपको मतलब आपको अपने मन में रखना है कि आपके लिए टॉपर बनना ज्यादा जरूरी है या नींद लेना ज्यादा जरूरी है, और दोनों में से जो ज्यादा जरूरी होगा आप वही करेंगे। नींद लेना ज्यादा जरूरी होगा तो आप लोग सो जाएंगे, अगर टॉपर बनना ज्यादा जरूरी होगा तो आप लोग पढ़ेंगे। तो अगर नींद आएगा तो जैसे पानी रखा कीजिए, आप लोग अपने पास पानी रखिएगा तो मतलब बराबर पीते रहिए, दो मतलब 10 मिनट में पीते रहेगा, 2-3 घूंट, प्यास ना भी रहे पीते रहेगा, तो उससे नींद नहीं आएगा। फिर अगर बहुत ज्यादा नींद आ रहा है तो चाय बना लीजिए। अब ये सोचिए कि हमको चाय बना के कोई दे, तो वो तो होगा नहीं घर में आप लोग के, तो खुद बना के जब नींद आएगा तो कुछ कीजिए, खुद चाय बना के पी लीजिए, ये सब काम कीजिए। उसके बाद लेट से खाना खाइए, मतलब ऐसा नहीं कि खाना खा के फिर पढ़ने बैठिएगा तो वो तो ऑटोमेटिक है, नींद आएगा ही आएगा। तो पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद पढ़ा हुआ हो जाए उसके बाद खाने के लिए बैठिए, तो ये सब काम कर सकते हो तो नींद नहीं आएगा आप लोग के। और कोई क्वेश्चन।
साइंस में किस टॉपिक से देखिए, अब ये कहेंगे कि कोई ऐसा टॉपिक बता दीजिए जिसको पढ़ के ही हम सारा काम कर ले तब तो हो गया। देखिए, सारा टॉपिक ही इम्पोर्टेंट होता है। हो सकता है कि मतलब कुछ टॉपिक होते हैं इम्पोर्टेंट, लेकिन वो वैसे स्टूडेंट के लिए है जो मतलब जो कम पढ़ के और कम से कम फर्स्ट डिवीजन करना चाहते होंगे, उनके लिए होता है। लेकिन अगर आप लोग को टॉपर बनना है तो आपको तो पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। वैसे अगर हम सिर्फ अगर अच्छा नंबर, ऐसा बहुत सारा उपाय है कि आप लोग आधा पढ़ के भी अच्छा नंबर ला सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ही मतलब पूरा मतलब टॉप से बनना है तो आपके अंदर सबसे पहले पूरा पढ़ेगा, तभी तो आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हम पूरा पढ़े हुए हैं और कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले हम कहीं से भी जवाब दे सकते हैं। और आप किसी किसी टॉपिक को ही पढ़े रहिएगा ना तो आपके मन में ही ये डर रहेगा कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, हम तो बहुत सारा टॉपिक पढ़े ही नहीं है। तो इसलिए मतलब कहने को तो कुछ टॉपिक होता है, कुछ चैप्टर होता है इम्पोर्टेंट, लेकिन पढ़ने को ना आप सारा टॉपिक ही पढ़िए। किसी एक टॉपिक को छोड़ना या लेके चलना दोनों काम नहीं करना, हम लोग को सारा लेके ही चलना है, ठीक ना। और देखिए, आपको अपनी मर्जी की रात में कितना बजे से कितना बजे पढ़ना चाहिए वो आपकी अपनी इच्छा है। जरूरी नहीं कि आपको पूरी रात पढ़ना है या पूरी दिन पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो रात में जिनको पढ़ने में मजा आता है, क्योंकि उनके घर में रात में क्या होता है, शांति होता है। लोग सो जाते तो रात में एकदम शांति होता ना, तो कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं रहता। तो भाई दिन में पढ़ने के लिए बैठिएगा तो बहुत सारे लोग डिस्टर्ब, जैसे घर में ही मम्मी बोलेगी ये काम कर दो, पापा बोलेंगे ये कर दो, एक गिलास पानी ला दो, तो ये वो, तो बार बार उठना पड़ता ना, तो मतलब पढ़ने में मजा नहीं आता। एक बार जब पढ़ने के लिए बैठ जाते तो लगातार पढ़ते ना तभी पढ़ने में मजा आता है। बार बार डिस्टर्ब होता है तो बहुत ही गुस्सा आता है। उसके बाद में क्या करते, छोड़ देते पढ़ाई। तो मान लीजिए कि आप लोग रात में मतलब आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप रात में पूरी रात जग सकते हैं, तो जरूर रात में पढ़िए। ऐसा है कि आप कम से कम 12 बजे रात तक पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते हो उतना। जैसे बहुत सारे लोग क्या है, जैसे आप 12 बजे रात तक पढ़ सकते हैं, 11-12 बजे रात तक आप पढ़ सकते हैं। मान लीजिए आप शाम में 7 बजे पढ़ने के लिए बैठे हैं, 7 बजे तो 7-8 बजे तो लोग बैठ ही जाते हैं, आप लोग सब बैठ ही जाते होंगे पढ़ने के लिए। तो 7-8 बजे जब स्टार्ट करते हैं तो 11-12 बजे तक पढ़िए। उसके बाद दिन में पढ़िए। आप टोटली देखिए मिला के आपको 10 घंटे पढ़ना है। तो दिन में मतलब दिन में 10 घंटे पढ़िए या रात में पढ़िए, आपके ऊपर डिपेंड करता है कब फ्री रहते हैं। वो तो हमसे बेहतर तो आप लोग खुद ही जानते होंगे कि हमको तो पता नहीं कि आप लोग कब फ्री रहते हैं, तो मतलब क्या कब क्या करते हैं। आप लोग को पता है कि आप लोग कब फ्री रहते हैं, तो जब फ्री रहते हैं उस टाइम में अपना रूटीन बनाइए। और ऐसा रूटीन बनाए कि लगातार 10 घंटा नहीं होना चाहिए, बीच-बीच में कुछ गैप ही होना चाहिए। नहीं तो लगातार आप लोग 10 घंटा पढ़ ही नहीं पाएँगे। आप लोग क्या कोई भी मतलब हम लोग भी नहीं पढ़ पाते लगातार 10 घंटा, तो बीच-बीच में कुछ गैप बनाइए और वैसा अपना रूटीन बनाइए। और कोई पूछिए? टारगेट से बैठिए। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि टारगेट से कैसे पढ़े। और पता है हम भी टारगेट बना के ही पढ़ा करते थे। जैसे पवन सर हम लोग को बताए थे कि टारगेट बना के पढ़ना है। टारगेट बना के कैसे पढ़ते, जैसे आपका सबसे पहले आपका रूटीन होना चाहिए कि आज हमको दिन में इतना-इतना पढ़ना है। जैसे सबसे पहले तो आप लोग पूरा साल का एक टारगेट बनाइए। जैसे मान लीजिए कि अभी कौन-सा जून चल रहा है ना, जून चल रहा है, तो आप लोग के पास जून तो आप लोग का खत्म ही होने वाला है, तो मान लीजिए जुलाई है आप लोग के पास, फिर अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है और जनवरी है। फरवरी में तो आप लोग का एग्जाम ही है तो फरवरी को छोड़ ही देते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि लास्ट का ये 2 महीना जो है ना हम लोग सिर्फ रिवीजन और मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज इस सब के लिए रखते हैं लास्ट का 2 महीना। बाकी नवंबर तक का, जुलाई से नवंबर तक का हम लोग का टारगेट होना चाहिए कि हम लोग का सिलेबस जो है ना खत्म हो जाना चाहिए। सिर्फ खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि कोचिंग में खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ऐसा खत्म होना नहीं है। खत्म होना कि आप लोग को आता है सारा, ऐसा खत्म होना चाहिए। सिर्फ कोचिंग में खत्म होने से थोड़ी ना कोचिंग, कोचिंग को पढ़ा दिया गया तो कोचिंग को थोड़ी ना टॉप करना है, टॉप तो आप लोग को करना है। तो टॉप करने के लिए तो आप लोग को सिलेबस पूरा नवंबर तक क्या करना चाहिए, आप लोग का सारा सिलेबस मतलब जो कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आप लोग को सारा आना चाहिए। ऐसा आप लोग का खत्म होना चाहिए सिलेबस। और साथ-साथ जैसे सिलेबस के साथ ना आप लोग को चैप्टर वाइज़ टेस्ट देना है। यहाँ क्वेश्चन में भी हुआ होता ही है चैप्टर वाइज़, और आप लोग को घर पे भी खुद से करना है कि खुद से टेस्ट दीजिए। ऐसा नहीं कि मतलब जैसे खुद से क्वेश्चन पहले भी बता चुके, खुद से क्वेश्चन लिखिए, खुद से ऑब्जेक्टिव बनाइए, तो ऐसा खुद से टेस्ट दीजिए। और उसके बाद लास्ट का जो 2 महीना बचेगा ना,
तो इसमें आप लोग को बस टेस्ट देना है, पढ़ने के लिए बिल्कुल टाइम है। अधिकतर बच्चा जो है ना दिसंबर जनवरी में जाके सारा कॉपी किताब लेके मॉडल पेपर, गेस पेपर, एटम बम, ये बम, वो बम सब खरीद के ले आता है, सोचता है आपका पढ़ के हम एकदम टॉप कर जाएंगे। तो वैसा नहीं होता। जो बच्चा शुरुआत में नहीं पढ़ता ना वो लास्ट में कभी नहीं पढ़ पाता है। तो शुरुआत में अगर आप मेहनत कर रहे हैं तभी लास्ट में मेहनत कर पाइएगा। शुरुआत में मतलब आपका कहते हैं ना कि आधार अगर मजबूत होता है तभी मतलब छत भी मजबूत होता है। तो उसी तरह आप लोग शुरुआत जब पढ़ना था उस टाइम पढ़े ही नहीं तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में तो रिविजन करने का टाइम होता है। हाँ, इसीलिए आधार आप लोग का पहले आप लोग का पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए तभी ये होगा। उसके बाद टारगेट वाइज स्टडी, तो मतलब रोज का टारगेट बनाइए कि आज हमको क्या क्या पढ़ना। जैसे मान लीजिए हम लोग कोचिंग आए तो कौन सा एक्सरसाइज पढ़ाई हुआ, तो मतलब क्वेश्चन है तो मिल जाएगा ये बनाना है क्वेश्चन आप लोग को। तो अपने टारगेट में रोज रोज एक डायरी लीजिए और वहाँ पे रोज डेट लिखिए। उसमें मैथ का जैसे लिख लीजिएगा, जैसे मान लेते हैं मैथ का लिख लेंगे कि कोई भी एक्सरसाइज जो है वो बनाना है हम लोग को, जो भी एक्सरसाइज होगा वो बनाना है। उसके बाद एक ऐसा चैप्टर चुनिए जो आप लोग का पढ़ाई हो चुका है, वो सर नहीं पढ़ा, सर मतलब उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं दिए, उसको आप लोग को खुद बनाना है। आप लोग खुद उसका रिवीजन करेंगे उस चैप्टर का। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा चैप्टर है तो उसका एक एक एक्सरसाइज ले लीजिए, उसी का रिवीजन करना है। अगर छोटा चैप्टर है तो एक दिन में तो एक चैप्टर हो ही सकता है। तो आपके पास जितनी कैपेसिटी आप जितना कर सकते हैं उतना ही टारगेट बनाइए। ऐसा नहीं कि हम टारगेट बना लिए कि आज हम मैथ का 4 चैप्टर पढ़ेंगे, साइंस का मतलब 3 चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम भी जानते हैं कि इतना तो होने वाला है नहीं। हमारे पास उतना कैपेसिटी है नहीं और उतना लोग पढ़ भी नहीं सकते। तो आपके पास जितना कैपेसिटी है उतना ही टारगेट बनाइए और सारे सब्जेक्ट का टारगेट बनाइए कि आज हमको ये पढ़ना है, आज वो इस सब्जेक्ट में सारा बना लीजिएगा। उसके बाद फिर रात में क्या कीजिए, उसको मतलब पूरा रात आपका जो 10 घंटा है इसी में आप क्या कीजिए उसको पूरा कीजिए। मान लीजिए कि होल मतलब 10 घंटे में आपका पूरा नहीं हो रहा है तो 1-2 घंटे आप बढ़ा दीजिए इसमें। अगर आप बढ़ा सकते हैं तो 1-2 घंटे बढ़ा दीजिए, लेकिन पूरा करके ही सोइए। और लेकिन मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होता होगा कि टारगेट पूरा ना होता होगा तो अगले दिन उसको करने की कोशिश कीजिए। जैसे कोई भी इंसान जो है ना महीने में जैसे 30 31 दिन होता है तो महीने में 30 दिन तो मतलब रेगुलर उतना पढ़ ही नहीं सकते। जैसे मान लीजिए कि महीना में कम से कम आप लोग ना 25 दिन ही सही से पढ़ पाते होंगे। बाकी 4-5 दिन तो ऐसे ही बीत जाता होगा। कभी किसी का बर्थडे है, कभी किसी गाँव में अगल-बगल में शादी है तो शादी में चले गए, कभी घर में मेहमान आ गए, ये सब होता होगा ना तो उस कारण नहीं पढ़ पाते होंगे। तो ऐसा उस टाइम ना बहुत मतलब स्ट्रेस नहीं लेना है कि आज हम नहीं पढ़ पाए। अगर महीने में आप 25 दिन भी अगर अच्छे से 10-10 घंटे रोज पढ़ लें तो वो काफ़ी है। 4-5 दिन हम हट के चल सकते हैं कि 4-5 दिन आप नहीं भी पढ़िएगा महीने में तो चलेगा, लेकिन महीने में कम से कम 25 दिन क्या आप लोग को पढ़ना ही पढ़ना है। और और कोई क्वेश्चन? पूछिए, क्वेश्चन पूछने में कोई कमी नहीं होना चाहिए। देखिए आप लोग को ये मौका मिला है, लेकिन जब हम पढ़ा करते थे तो हाँ, तो उसका अभी तो मतलब सॉल्यूशन बताइए कि आप लोग का जो रूटीन होना चाहिए ना वो टाइम के अनुसार नहीं कि हमको 8 से 10 में मैथ बनाना है रात में और मान लीजिए कि 8 से 10 में कोई और काम हो गया तब कैसे होगा, तब तो वो गया। तो हम लोग को दिन का मतलब टारगेट बनाना है, टाइम के अनुसार मतलब रूटीन जो होगा हम लोग को दिन के अनुसार बनाना है कि आज ये पढ़ना। तो वो दिन में ना किसी भी टाइम हो सकता है, जब आप फ्री हो उस टाइम पढ़ लीजिए। टाइम के आधार पे बनाइएगा तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता होगा। अब अगर आपको टाइम के आधार पे ही रूटीन बनाना है तो वैसे लोग टाइम के आधार पे रूटीन बनाइए जो आप एकदम फ्री रहते हैं, आप लोग के पास उस टाइम में कोई और काम नहीं है। लेकिन अगर आप लोग बहुत सारे लोग होंगे कि जो आप किसी टाइम में रूटीन बनाते हैं उस टाइम में कोई और काम हो जाता है तो वो सब्जेक्ट तो गया। तो ऐसा नहीं करना, हम लोग को टारगेट वाइज पढ़ना है ना कि टाइम के आधार पे रूटीन नहीं बनाना है। और कोई और किसी को क्वेश्चन पूछना है लड़की में? बैठिए। देखिए आप लोग का जो नंबर है ना बिहार बोर्ड जो एग्जाम लेता है वो आपको खुद बता देता है कि आपको किस सब्जेक्ट पे कि किसी ऐसा सब्जेक्ट है जो 85 नंबर का एग्जाम लेता हो और कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो 200 नंबर का एग्जाम होता होगा। ऐसा नहीं ना होता है, सारा इक्वल है, सारा 100 नंबर का मतलब एग्जाम होता है। तो आपको बिहार बोर्ड बता रहा है कि आपके लिए क्या है, सारा सब्जेक्ट इक्वल है। हाँ, ये कह सकते हैं किस सब्जेक्ट में थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो देखिए मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसपे टाइम ज्यादा लगता है। ऐसा नहीं कि वो बहुत मतलब उसमें बहुत ज़्यादा पढ़िएगा तो आपको 100 में 200 नंबर आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं। 100 में 100 नंबर ही आएगा। तो फोकस थोड़ा-सा इसमें ज़्यादा लग मतलब मैथ जो है ना इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगता है क्योंकि उसमें सॉल्व करना होता है ना तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम उसके लिए आप 2-3 घंटे दिन का निकाल सकते हो। जैसे 10 घंटा है ना तो इसका कम से कम
2 से 3 घंटा जो है ना वो आप मैथ के लिए आराम से दे सकते हैं। ये बहुत कम है। जैसे आप सोचिए कि 2-3 घंटे भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है 2-3 घंटे। अगर आप मैथ पढ़ने बैठिए, अगर आपको उसमें मज़ा आ रहा है ना, तो 5 घंटे भी कम पड़ जाएगा। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को मैथ पढ़ने में मज़ा आता है, तो उन लोग के लिए ना 5 घंटा भी कम हो जाता है। वो ये बुक, वो बुक, सारा बुक से ले-लेके अपना क्वेश्चन बनाते चलते हैं। लेकिन हम लोग को तो सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलना है, इसलिए मैथ के लिए क्या करेंगे, हम लोग 2-3 घंटे देंगे और बाकी सब्जेक्ट के लिए ना 2-2 घंटे भी काफ़ी है। 2 घंटा से ज़्यादा नहीं देना है बाकी सब्जेक्ट को। वैसे संस्कृत है ना, तो संस्कृत के लिए 1 से डेढ़ घंटा भी काफ़ी है, क्योंकि उसमें बहुत ही कम पढ़ना पड़ता है। भले ही लोगों को लगता है, आप लोग को लगता होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें बहुत कम पढ़ के बहुत ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। हम पहले ही बोले थे, तो उसमें मतलब संस्कृत के लिए ना 1 डेढ़ घंटे ही काफ़ी है और बाकी और सब्जेक्ट को 2 घंटे दीजिए और मैथ को 2-3 घंटे या 4 घंटे भी दे सकते हो, उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? आपको पूछना है? देखिए राइटिंग सही कैसे करें? तो राइटिंग तो अब हम पहले भी बता चुके हैं कि जो इतने सालों में नहीं हो पाया वो तो अब कुछ महीने में तो अब है नहीं कि आप बहुत अच्छा लिखने लगेंगे। लेकिन जैसा ही आप मतलब आपका राइटिंग जो है उसी में अच्छा कर सकते हैं, उसी में कुछ सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए जैसे बहुत सारे लोग होते हैं ना कि साफ-साफ नहीं लिखते, तो वो थोड़ा-सा अक्षर बढ़ा सकते हैं, अपना थोड़ा अक्षर बढ़ा-बढ़ा के और साफ-साफ लिख सकते हैं। मतलब ऐसा राइटिंग लिखिए कि जो दूसरे को समझ आ सके। ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा राइटिंग आपका होगा ना तभी मतलब आप बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं, ऐसा नहीं। मेरा भी राइटिंग बहुत अच्छा नहीं है, पर बस हम ऐसा लिख दें कि दूसरे लोग मेरा राइटिंग पढ़ के समझ सकें। ऐसा कहिए कि मेरा राइटिंग बहुत अच्छा है, तो वो कहने की बात नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो स्टूडेंट पढ़ते थे, उनका राइटिंग मेरे से अच्छा है, लेकिन फिर भी मेरा उनसे ज़्यादा नंबर आया। तो इसके लिए राइटिंग ऐसा होना चाहिए कि आप मतलब आपका राइटिंग ना कोई और पढ़ सके और साफ-सुथरा होना चाहिए और उसको जितना सजा सके। जैसे हम बताएँ हैं ब्लैक ब्लू का यूज़ कीजिए, ये सब क्या सजाने का एक तरीका है। डायग्राम बनाइए, तो ये सब सजाने का तरीका है। तो आप बस कॉपी को सजा के आइए, वो काफ़ी है आपके लिए। आपका लाइन खींचा हुआ है, जैसे एग्ज़ाम में जाइएगा तो आपका लाइन रहेगा बीच में, ऐसे तो लाइन रहता है ना, तो लाइन के अंदर ही लिखना है। अब इतना बड़ा तो लिखना नहीं कि और ऐसे आ गया, 2 लाइन में आ गया, ऐसे तो लिखना नहीं है। अब एक ही लाइन में आना चाहिए, तो जैसे मतलब जैसे ये एक लाइन रहता है ना, तो इसके थोड़ा-सा यहाँ तक मान लीजिए, यहाँ तक आप लिख सकते हैं, जैसे ऐसे करके लिख सकते हैं। पूरा इसमें सटाना भी नहीं है, तो ऐसा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोग बहुत छोटा-छोटा लिखते हैं, तो उतना भी छोटा नहीं लिखना। कम से कम थोड़ा बड़ा लिख लीजिए, तो थोड़ा जगह भी ज़्यादा मतलब होगा इसलिए। और क्वेश्चन? और कोई? क्या? अगर मान लीजिए क्वेश्चन है कि दिन में सोना चाहिए या नहीं, तो मान लीजिए कि आपका 8 घंटा जो है ना रात में पूरा हो चुका है, तो दिन में नहीं सोना चाहिए। अगर दिन में बहुत बहुत नींद आ रहा है, अभी जैसे गर्मी का मौसम है, तो गर्मी के मौसम में क्या होता है, दिन में बहुत नींद आता है। तो अगर बहुत नींद आ रहा है ना, तो आधा 1 घंटा सो जाइए, वो काफ़ी है। अगर आप रात में पढ़ते तो दिन में ज़रूर सोइए, क्योंकि आपको नींद तो कभी न कभी तो पूरा करना है, दिन में हो या रात में। तो अगर मतलब बहुत नींद आता है, तो दिन में थोड़ा बहुत सो जाइए। ऐसा नहीं कि अब बहुत नींद आ रहा है, फिर भी नहीं सोइएगा तो पढ़ भी नहीं पाइएगा, तो सो जाइए अगर बहुत थकावट है आपके अंदर तो। और क्वेश्चन? और तो कुछ है, हो गया कुछ नहीं? तो अच्छा लगा सबको? नया-नया चीज़ सीखने को मिला ना आज? कैसे क्या तैयारी करें, कैसे पढ़ें, ये सब चीज़ सीखने को मिला सबको। तो इसी आधार पे सब लोग पढ़ेंगे, इसी आधार पे सब लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, तो सभी लोग क्या बन सकते हैं, टॉपर बन सभी लोग बन सकते हैं। हमरा तो मने से हमरे बच्चा सब टॉपर बन जाएगा, ठीक है? यहीं के 100 ऊपर से 100 तक यहीं के रहे। है तो इसलिए तो सब आदमी मेहनत को बहुत तेज़ी कर देंगे, तेज़ी ला देंगे मेहनत में, ठीक है? और अच्छे से पढ़ेंगे और तो सब चीज़ हो जाएगा, ठीक है? सबका सपना रहता है, तो बिहार टॉप किए थे, इनको थोड़ा सम्मानित किया जाना ज़रूरी है ना ज़रूरी? तो एक बार सर लोग इनको क्या करेंगे, थोड़ा सम्मानित कर देते हैं, ठीक है? फोटो तो खींचने वाला नहीं वाला अच्छा, तो होगा? तो ना उनको यार और तेरे प्रिंस प्रिंस की पर बढ़िया
आजा चला। किस देगा? Prince, only get you. हाँ, स्टॉप कर दीजिए।